हेलो डीएलएड स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर। आप लोग अभी तक हिस्ट्री पढ़ पढ़ के शायद बहुत बोर हो गए होंगे। तो आज हम सिविक्स के टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है। दक्षिण के राजवंश तक हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। और आज हम लोग सिविक्स शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपके सिलेबस में है संविधान। हमारा संविधान यानी कि हमारे देश का संविधान। हमारे देश का संविधान समझने से पहले हमें समझना होगा कि वास्तव में संविधान है क्या, किसे कहते हैं संविधान। अगर कोई आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछे कि संविधान है क्या, क्या निर्धारित करता है संविधान, इसकी एक डेफिनेशन क्या है, तो संविधान किसी भी देश या संस्था, कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम हैं जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सके। यानी कि जो संविधान है वो एक नियम तालिका है, नियम पालन कराने की प्रक्रिया है। और किसी भी संस्था में या देश में संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनैतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का मूल ढांचा है। यदि किसी देश में संविधान ना हो तो वो नागरिकों के रहने लायक, अर्थात वो रहने लायक ही नहीं रहेगा। नागरिकों क्या, जहाँ पर कोई नियम ना हो, कहीं कोई अनुशासन ना हो, किसी के कोई कर्तव्य ना हो, किसी के कोई अधिकार ना हो, तो वो पशुवत जीवन हो गया, जहाँ पर कोई कुछ भी कर सकता है। तो किसी भी स्थान पर या किसी भी संस्था में या किसी भी देश में एक इन न्याय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, उनको उनके कर्तव्य बताने के लिए एक ढांचे का निर्माण किया जाता है, रूल्स का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। ठीक, तो ये है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है क्या संविधान। ठीक, अब आता है कि भारत का संविधान। भारत का संविधान कब बना, कैसे बना, क्या इसका इतिहास है। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका एक खाका तैयार हुआ था, इसे पेश किया गया था। संपूर्ण रूप से पूर्णतः जब इस संविधान को अपनाया गया वो तारीख थी 26 जनवरी 1950, जिसको आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो उसे अन्य देशों से अलग भी करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक, जिसमें 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, और 22 भाग। मूल रूप में क्या था, जब संविधान निर्माण हुआ था तब मूल में क्या था, इसके 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय कितने मूल अनुच्छेद और कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप सिंपल एक आंसर लिखेंगे कि संविधान निर्माण के समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल, और 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ की थी। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा कि भारत लिखित संविधान, तो लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं कि एक विशेषता के रूप में भी है। लिखित संविधान यानी कि इन ब्लैक एंड वाइट जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जो भी उनके कर्तव्य हैं, उनको लिपिबद्ध किया गया, लिखित, जिसका कि पूर्ण प्रमाण हो। वर्बली वर्चुअली जो एक, क्योंकि जो शब्दों की भाषा होती है, या हम एक बात किसी जब दूसरे तक पहुंचती है तो उसमें बदलाव हो जाता है, शब्दों के हेर फेर से मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। तो लिखित संविधान ऐसा है जिसमें आप शब्दों के साथ कोई हेर फेर नहीं कर सकते। लिखित संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया जाता है, और ये एक लिखित दस्तावेज है जिसमें उस देश के शासन संचालन की पूर्ण रूपेण व्याख्या होती है। क्या क्या प्रावधान, किसके अंतर्गत क्या आएगा, ये प्रावधान दिए होते हैं।
और ये राष्ट्र के शासन का आधार है। इसी के माध्यम से, यानी कि जिस आर्टिकल के अंदर किस तरह की व्यवस्था है, किस आर्टिकल के अंदर आपको क्या अधिकार मिले हैं, जहाँ पर ये चीज़ें पूरी क्लियर होती हैं, इससे उस राष्ट्र का चरित्र, उसके संगठन का निर्धारण भी होता है। देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि का निर्माण का आधार भी संविधान ही है। संविधान के आधार पर ही राजनीतिक सदस्यों को, राजनीतिक लोगों को उनके अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो लिखित संविधान है। अब ये जिसको कि हम संविधान की आत्मा कह सकते हैं, प्रस्तावना, हमारे देश की प्रस्तावना जो फ्रंट पे सबसे पहले लिखी हुई है, ठीक है। क्या है हमारे देश की प्रस्तावना? प्रियम्बल जिसे हम कहते हैं, क्या है वो? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे लिखित संविधान में वर्णित है। अगर आप इसकी प्रस्तावना को शब्द से याद कर लेते हैं, पूरी तरह से अक्षरता याद कर लेते हैं, तो आपको अपने संविधान की विशेषताओं को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत के लोग, यानी कि हम भारतीय, भारत को क्या बनाना चाहते हैं, हम किस तरह की प्रेम्बल है, एक ओथ भी इसके अंदर है कहीं ना कहीं, कि हम उसे प्रभुत्व संपन्न, हर तरह से प्रॉस्परस बनाने के लिए समाजवादी, संपूर्ण समाज को लेकर, पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी भी पंथ से भेदभाव नहीं करेंगे, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जहाँ पर लोगों की चलेगी, जहाँ पर जनता का शासन जनता के लिए होगा, बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, मूलतः भारत में रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, उनको न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, उनको हर तरह के अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो न्याय से संबंधित हों, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त होगी। विश्वास, जिस भी धर्म में, जिस भी पंथ में वो विश्वास करना चाहते हैं, उसका भी सम्मान होगा। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, चाहे वो जिस धर्म को माने, उसकी उपासना की स्वतंत्रता होगी, मतलब वो जहाँ भी जाएं, जिस भी पूजा गृह में चाहें, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी जगह वो जाना चाहें, उसकी स्वतंत्रता प्राप्त होगी और ऐसी प्रतिष्ठा मिलेगी। और अवसर की समता मतलब हर एक व्यक्ति को किसी भी फील्ड में जाने के लिए समान अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो वहाँ पर धर्म के आधार पर कोई प्रेफरेंस किसी भी धर्म विशेष को नहीं दी जाएगी, ओहदे विशेष को, वर्ग विशेष को नहीं दी जाएगी। तथा उन सब में, तथा ये सब देते समय, चाहे जो भी स्वतंत्रता हम दे रहे हैं, सब देते समय किसी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को भी सुनिश्चित, यानी कि इतने अधिकार दे तो रहे हैं, लेकिन उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उन अधिकारों का कोई भी गलत फायदा ना उठाए, क्योंकि उससे भी ऊपर क्या है, किसी देश की, यानी कि हमारे देश की राष्ट्र की एकता, गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें हमारे देश की अखंडता और बंधुता नष्ट हो रही है, तो हम उसको जो है फिर से देखेंगे। दृढ़ संकल्प होकर आज हम इसकी शपथ लेते हैं। दृढ़ संकल्प होकर इतनी तारीख 26 नवंबर 1949 क्यों कहा गया 1949? क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को बनाकर प्रस्तुत किया गया था। तो हम उस दिन अंगीकृत किया जाएगा, अंगीकृत यानी कि अपनाते हैं, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना हो गई, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना पूछी जाती है, अक्षरता और प्रस्तावना में उसके शब्दों में आप हेर फेर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी तरह से। अब प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है कि हमारे देश की प्रस्तावना में कब और क्या संशोधन हुआ, किन 3 शब्दों का संशोधन हुआ। तो 1976 में 42वें संशोधन में अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है,
इसमें 3 शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़ा गया था। और ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है किस संशोधन, कौन से अधिनियम के अंतर्गत, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के किस सन में, 1940, और कौन से 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हमने आपको पहले बता दिया कि विशेषताएं जो है वो आप निकाल सकते हैं प्रस्तावना से। अगर आपको प्रस्तावना याद हो गई तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रभुत्व संपन्न, ये देखिए आप वही सारे पॉइंट है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, सामाजिक गणराज्य की स्थापना करता है। प्रभुत्ता संपन्न से क्या अभिप्राय है, यानी कि वो भारत का वो नियंत्रण सर्वथा मुक्त है, यानी कि आंतरिक वो किसी भी देश की नीतियों को, हमारा देश स्वयं स्वतंत्र है, वो किसी के अंडर में नहीं है, किसी के उपनिवेश की तरह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, और लोकतंत्रात्मक है क्योंकि जनता के जो जनता पर प्रशासन करने वाले होते हैं उनका, यानी कि मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, उनका चुनाव कौन करता है, जनता करती है, तो लोकतंत्रात्मक है। पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में, यहाँ पर कोई भी राजधर्म नहीं है। ठीक है, तो कोई राजधर्म घोषित नहीं है। फिर क्या है यहाँ पर कि समाज मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल है। यहाँ पर पूंजीवादियों का समाज नहीं, समाजवादी का मतलब यहाँ पर हर तरह के समाज के लोग रहते हैं और सभी साधन राज्य के नियंत्रण में है। संसदीय ढंग की सरकार की स्थापना है, शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है और ये विधायिका यानी कि देश के संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति, ये 3 मुख्य संविधान के हमारे विशेषताएं हैं। संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्य की शक्तियों में स्पष्ट विभाजन है। और भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसके मौलिक अधिकार। संविधान के हमारे संविधान के 3रे भाग में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भी हमारे संविधान की विशेषता है। फिर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ये भी विशेषता है क्योंकि उन नीति निर्देशक तत्वों के लिए बाध्यता नहीं, लेकिन इन्हें मानना हमारी ड्यूटी है। भारतीय संविधान की नम्यता और अनम्यता, यानी कि लचीला भी और कठोर भी, आपने पढ़ा होगा ये कि भारतीय संविधान लचीला भी और कठोर भी, यानी कि ये अनोखा मिश्रण है। संविधान के कुछ भागों को परिवर्तित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है, जबकि कुछ जगह ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके भारतीय संविधान हो गया, इसमें सबसे लंबा है, लिखित है और कहाँ से क्या लिया गया है इसकी डिटेल आगे हम मौलिक अधिकारों के बारे में जब पढ़ाएंगे तो और बताएंगे। ठीक है, और इसको आप पढ़ लीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रीलिम्स क्या है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान, लिखित संविधान किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क।